ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का फोर्थ लेक्चर प्रोसीड करेंगे। कल हम लोगों ने लास्ट टर्न पे थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ा है। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने वेग स्थिरांक की यूनिट मेजर की थी, जिसमें ये पता चला था कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, कौन सेकंड ऑर्डर होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है बच्चों? अभिक्रिया का वेग प्रायः क्या अभी अपने आपको बताया। अभिक्रिया का वेग पढ़ाया जिसमें तात्क्षणिक वेग और औसत वेग को प्रोसीड किया था। तो अभिक्रिया का वेग बेसिकली होता है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है किसी इकाई समय में, उसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। जबकि वेग स्थिरांक क्या होता है? अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt और वेग स्थिरांक क्या होता है? dx/dt इज इक्वल टू k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो कुल मिला के जो वेग स्थिरांक है वो क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों का जो सांद्रण है, मान लिया अभिकारक a है, a⁻0 है, या a⁻1 a⁻2, तो सांद्रण पर निर्भर करता है। तो सांद्रण में इकाई समय में उसका जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक के ऑलवेज बराबर होगा। यदि a और b की पावर n1 n2 है या m1 m2 है तो वो क्या होगा? वेग रेट बराबर k इंटू रेट इज इक्वल टू k इंटू अभिकारकों का सांद्रण। अब सेकेंड पॉइंट पे गौर करते हैं। अभिक्रिया का वेग जो का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो उस पर ताप पर निर्भर नहीं करता या ताप वृद्धि पर बढ़ता है। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर बढ़ता है ना, इंक्रीज करेगा। अभिक्रिया का वेग का मान ताप पर निर्भर करता है, क्या हमने बताया? ताप पर निर्भर करेगा। और जैसे ही आप कोई भी चीज़ करेंगे, आप बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने 11th क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे, जिसमें देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे ही हम देते हैं तो रिएक्टेंट अभिकारक जो है किसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है? वेग स्थिरांक का मान भी निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मान भी ताप पर निर्भर करता है या ताप वृद्धि पर बढ़ता है, क्योंकि dx/dt उसको वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर सेकेंड। वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, कोटि पर निर्भर नहीं करता है। ये तो एग्जैक्ट हो गया, वो पहले भी बता चुके हैं। अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया प्रारंभ होने से घटता है। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रारंभ होने पर घटता है। अभिक्रिया का वेग प्रारंभ होने पर घटेगा और किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान प्रायः क्या होता है? स्थिर होता है। इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता बच्चों क्या होता है? आणविकता बहुत इजी टॉपिक है। आणविकता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है वो आणविकता कहलाती है। यानी कि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने अभिकारक भाग लेंगे, आप ये ऐसे समझ सकते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितने उसमें अभिकारक भाग लेंगे उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उसे ही हम उसकी आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाली अणुओं की संख्या आधार पर निम्न प्रकार की मॉलिक्यूलरिटीज आपकी होती हैं। अभिक्रिया की आणविकता बिल्कुल सभी को, जितने भी रिएक्टेंट भाग लेते केमिकल रिएक्शन को करवाने में, प्रोसीड करने में, उससे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता के बाद अभिक्रिया में भाग लेने वाली अणुओं की संख्या के आधार पर जो है इसको कई भागों में डिवाइड किया गया। जैसे एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O2 एरो कन्वर्ट हो गया H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एकाणुक अभिक्रिया। PCl5 इज कन्वर्ट इनटू द, इसको जब हीट करेंगे तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो गई, इसे बोलेंगे आपका एकाणुक। इसमें अभिकारक का जब एक अणु भाग लेगा तो उसे एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, दो अणु भाग लेंगे तो उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। बहुत सिंपल है। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI CH3COO2H5। ये है आपका एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जल से क्रिया करता है तब ये आपके दो अणु भाग ले रहे हैं, द्विअणुक। अब इसी प्रकार वह अभिक्रिया बहुत सिंपल है, तीन अणु भाग लेंगे तो त्रिअणुक अभिक्रिया। और एक फोर्थ होता है स्टूडेंट्स
कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें बहुत सारे अणु भाग लेते हैं, तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी हमेशा, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मॉलिक्यूलरिटी आप 3 से ज़्यादा है तो 4 और 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ओनली 3 और लेस देन 3, 3 या 3 से कम ही होती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें जैसे किसी में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका जो वीक आपका वीक स्टेबल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जैसे H4HBr प्लस O2 2H2O, तो इसका जब हमने वो निकाला, इसको वेग के पार्ट में जोड़ा तो K इंटू HBr और O2, यानी कि एक अणु HBr का है और एक अणु O2 का है। तो इस प्रकार इसकी आणविकता क्या हो गई, 2। ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक। अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कुल मिला के आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो स्टाइकोमेट्री पावर होती है वो उसकी कोटि कहलाती है। जैसे कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसे क्या बोलते हैं, परिवर्तित हो जैसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन के माध्यम से समझिए, Na प्लस NB, Na प्लस MB प्लस प्रोडक्ट है आपका, तो इसको और भी ले सकते हैं। मेरा एक पेटेंटेड रिएक्शन है N1A प्लस N2B प्लस N3C, है ना, तो उसमें क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग R इज इक्वल टू रेट क्या होगा, A टू द पावर N। देखो A की स्टाइकोमेट्री N है तो A टू द पावर N, B टू द पावर N। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, K A टू द पावर N, B टू द पावर N। इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, M प्लस N। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नांक धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है। एक चीज़ याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट करके समझिएगा। अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। जटिल अभिक्रियाओं में कोटि मंद पद, जो हमने बताया था कि कोई भी जटिल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें जो सबसे वीक आपका मंद पद द्वारा जो सबसे मंद पद होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी आपकी कोटि का बारे में, उसकी आपकी जो आपको आणविकता भी बताई थी कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आणविकता निकालते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। बहुत आसान टॉपिक है। इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि में संपूर्ण पदों के विषय में विचार करते हैं जो कोटि में, लेकिन आणविकता में क्या होता है, जो अभिकारक भाग लेते हैं उसके। अभिक्रिया की कोटि में प्रयोग होने पर यह ज्ञात हुआ कि यह एक प्रायोगिक राशि है, प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकली कोटि ऑर्डर निकाल सकते हैं, जबकि आणविकता को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं निकालते, जितने रिएक्टेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। थर्ड पॉइंट कि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता के संबंध बताती है। बिल्कुल सही है ना, ये आपको बता ही चुके हैं अभी पॉइंट। अभिक्रिया में आणविकता के लिए विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आपको बताया गया कि जितने भी अभिकारक किसी भी रिएक्शन में भाग लेते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि। स्टूडेंट्स, तो ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हुआ।